नमस्कार। आर्थिक ज्ञान में पुनः आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं अर्थशास्त्र के अध्ययन की दो शाखाओं की बात कुछ उदाहरणों के साथ। कक्षा में 50 बच्चे हैं और एक पूरी क्लास है। उस 50 बच्चों के बारे में हमको कुछ जानकारी लेनी है, उनके बारे में पूछना है। तो हमारे पास एक तरीका है, हम राम से, श्याम से, मोहन से, समीर से जानकारी लेंगे और एक एक बच्चे की जानकारी को इकट्ठा कर देंगे। तरीका यानी हर बच्चे के बारे में हम पूछ रहे हैं। तो एक बच्चा उस क्लास के 50 बच्चों में से एक इकाई है। तो जो बच्चा इकाई है उन सभी बच्चों के बारे में यानी 50 इकाइयों के बारे में हमने जानकारी एक एक करके ली। तो ये एक तरीका है उस कक्षा के बच्चों के बारे में जानने का। और एक तरीका यह है कि पूरी कक्षा के बारे में ही एक सामान्य जानकारी ले ली जाए, अलग अलग एक एक बच्चे के बारे में जानकारी न लेकर। एक और उदाहरण देता हूं। एक गांव है, वहां पर 60 परिवार रहते हैं। तो हमको परिवारों की जानकारी लेनी है। तो एक परिवार का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, दूसरे परिवार का अध्ययन कर रहे हैं, तो एक परिवार का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, एक तरीका है कि परिवार दर परिवार हम जानकारी लेंगे। तो अध्ययन से पता चलेगा जो जानकारी हमको लेनी है। एक तरीका यह है कि पूरे गांव की एक संयुक्त जानकारी ले ली जाए, तो वो भी एक तरीका है। एक और उदाहरण लेते हैं। एक पेड़ है, उस पेड़ की जड़, तना, फल, फूल, पत्ती, शाखा, इन सब के बारे में अलग अलग एक एक करके अध्ययन करें, जाने, एक तरीका है। एक पूरे पेड़ के विहंगम, उसके व्यापक दृष्टिकोण से पूरे पेड़ के बारे में जाने, तो एक दूसरा तरीका। चलिए शुरू करते हैं। इन उदाहरणों के साथ आगे बढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र की अध्ययन के लिए वो दो तरीके या दो शाखाएं कौन कौन सी हैं जिसके द्वारा हम अर्थशास्त्र को समझ सकते हैं। पहली शाखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि का मतलब छोटा, सूक्ष्म, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के अध्ययन की वो शाखा है, यानी अर्थशास्त्र को पढ़ने का वो तरीका है जिसमें व्यक्तिगत छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उनसे संबंधित समस्याओं का हल खोजा जाता है। यानी व्यक्तिगत इकाइयां कौन कौन सी? एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग और विभिन्न प्रकार के अलग अलग उत्पादन के साधन। यानी एक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता के बारे में, साधनों के बारे में, उद्योग और उत्पादन इकाइयां जिसे हम फर्म, उत्पादक, इन सब के बारे में हम यदि अध्ययन कर रहे हैं तो यह तरीका व्यक्तिगत तरीका है, सूक्ष्म तरीका है, इकाई वाला तरीका है। तो इस तरीकों को कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र को अगर हम परिभाषित करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के छोटे भागों जैसे एक उपभोक्ता, फर्म, उद्योग आदि, उनके व्यवहार तथा उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। तो ये होगी व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। और व्यष्टि अर्थशास्त्र की को अगर हम बांटें, अलग अलग शाखाओं की बात करें, तो उन शाखाओं में कुल मिलाकर व्यष्टि अर्थशास्त्र को 3 शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। पहली शाखा है वस्तु कीमत सिद्धांत। वस्तु कीमत सिद्धांत अर्थात किसी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होगी। तो यह व्यष्टि अर्थशास्त्र की पहली शाखा। और इसमें एक है मांग का सिद्धांत, यानी किसी वस्तु की मांग उपभोक्ता के द्वारा जो की जाती है उसके बारे में, उपभोक्ता का व्यवहार और वस्तु की मांग किस प्रकार से काम करती है, इसका अध्ययन हम मांग के सिद्धांत में करते हैं। उसके बाद दूसरा है लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत। किसी वस्तु को बनाने में आने वाले खर्चे
और उस उत्पादन की पूरी प्रक्रिया यानी उत्पादक द्वारा की जा रही पूर्ति का पूरा अध्ययन लागत तथा उत्पादन के सिद्धांत में आता है। अगला है साधन कीमत सिद्धांत। उत्पादन के साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, इनको मिलने वाले पुरस्कार, इसका अध्ययन कहलाता है साधन कीमत सिद्धांत। अर्थात श्रम और संगठन को जो मजदूरी वेतन मिलता है वो कैसे निर्धारित होगा, भूमि को मिलने वाला लगान कैसे निर्धारित होगा, पूंजी को मिलने वाला ब्याज और उद्यमी को मिलने वाला लाभ, ये कैसे निर्धारित होगा, यह साधन कीमत सिद्धांत में हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। तो यह दूसरी शाखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र की। तीसरा आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, यानी जो क्रियाएं हो रही हैं उनके फलस्वरूप जो व्यक्तियों को अधिक, उनका समाज का, व्यक्ति का जो कल्याण है, उन व्यक्तियों के कल्याण की दृष्टि से, अर्थात जो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है कि क्या होना चाहिए, वह भी, उसका अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। अब ये हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक सामान्य सी रूपरेखा। तो कुल मिलाकर व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत इकाइयों, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई उपभोक्ता है, कोई परिवार है, फर्म है, उनका अध्ययन करते हैं और उनके बारे में जो भी जानकारियां हैं वो सारी इसमें हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र की जो दूसरी शाखा है वो है समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र, अंग्रेजी में बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि एक कक्षा है, उसमें 50 विद्यार्थी बैठे हैं। उस कक्षा की 50 विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी एक इकाई है, यानी वो व्यष्टिगत इकाई है। अगर उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या है, अर्थशास्त्र की दृष्टि से व्यष्टि है। और पूरी कक्षा क्या है, समष्टि। अब स्कूल पे चले जाते हैं। स्कूल में कक्षाएं हैं, माने कोई स्कूल में 15 कक्षाएं चल रही है, तो 15 कक्षाओं में से एक कक्षा उस पूरे स्कूल की दृष्टि से एक इकाई है, व्यष्टिगत अध्ययन है, और पूरे स्कूल का अध्ययन समष्टिगत है। उसी प्रकार से गांव में एक परिवार की हम बात कर रहे थे, तो वो परिवार व्यष्टिगत इकाई है, वो अध्ययन व्यष्टिगत अध्ययन है, सूक्ष्म अध्ययन है, और पूरे गांव का अध्ययन समष्टिगत अध्ययन है, यानी व्यापक अध्ययन है। तो इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र यानी व्यापक अर्थशास्त्र यानी बृहद अर्थशास्त्र, तो उसके बारे में हम अगर हम कहें तो अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बड़े आर्थिक समूह और औसतों का अध्ययन किया जाता है। अब ये बड़े आर्थिक समूह या औसत क्या है, राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल निवेश, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, ये बड़े बड़े आर्थिक समूह हैं जिनका अध्ययन का तरीका कहलाता है समष्टि अर्थशास्त्र। अब समष्टि अर्थशास्त्र को अगर हम परिभाषित करें तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर आदि समूह एवं औसतों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो बड़े जो आर्थिक समूह है, अर्थात जो पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित पूरा अध्ययन है, वो समष्टि अर्थशास्त्र है। और एक अर्थव्यवस्था की एक इकाई से संबंधित अध्ययन व्यष्टिगत अर्थशास्त्र है। इसको थोड़ा समष्टि अर्थशास्त्र की शाखाओं के बारे में जानते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को हम 5 भागों में यहाँ पे बांट सकते हैं। आय व रोजगार का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, व्यापार चक्रों का सिद्धांत जिसे हम आर्थिक उच्चावचनों की व्याख्या इसके में पढ़ते हैं, आर्थिक विकास का सिद्धांत एवं नियोजन, और वितरण का व्यापक विश्लेषण सिद्धांत। अब आते हैं 5 में से पहले सिद्धांत पर, आय व रोजगार का सिद्धांत। अब आय और रोजगार का सिद्धांत, इसमें इसके 2 भाग और हैं, 2 शाखाएं इसकी हैं, उपभोग फलन का सिद्धांत और विनियोग या निवेश का सिद्धांत। अब ये जो समष्टिगत अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था की बात होती है, यानी अर्थव्यवस्था के स्तर पर किसी देश की अर्थव्यवस्था या किसी राज्य की अर्थव्यवस्था, हम जो भी किसी अर्थव्यवस्था के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उस पूरी अर्थव्यवस्था में उपभोग कितना हो रहा है, वो किस पर निर्भर करता है,
कुल निवेश वहां पर कितना हो रहा है किस पर निर्भर करता है, और उसका आय और रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ता है, और आय का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उपभोग और निवेश पर। यह पूरा कहलाता है आय और रोजगार का सिद्धांत। दूसरा है सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, अर्थात अर्थव्यवस्था में कीमतें किस ओर को जा रही है, यानी सामान्य कीमत स्तर ऊपर को जा रहा है या नीचे को जा रहा है, और उसके सापेक्ष यानी वस्तुओं और पूरे अर्थव्यवस्था में साधनों की कीमत के सापेक्ष, उन वस्तुओं की कीमत के सापेक्ष अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कीमत का क्या रुझान है, यानी मुद्रा की कीमत बढ़ रही है या घट रही है, मुद्रा की मात्रा में क्या परिवर्तन आ रहा है, तो यह है मुद्रास्फीति का सिद्धांत। उसके बारे में भी हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। तीसरा पढ़ते हैं व्यापार चक्रों का सिद्धांत। सामान्य तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं या आधुनिक जो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण होता है, इनमें चूंकि बाजार पे सब कुछ निर्भर करता है, मांग और पूर्ति के सिद्धांत द्वारा बाजार में सब कुछ निर्भर होता है सारे फैसले, तो इसमें आर्थिक उच्चावचन आते रहते हैं, यानी तेजी मंदी यह बार बार आती है। तो इन सब की व्याख्या व्यापार चक्रों के सिद्धांत में समष्टि अर्थशास्त्र का ही हिस्सा है। अगला है आर्थिक विकास का सिद्धांत है नियोजन, यानी अर्थव्यवस्था नियोजित है, किस प्रकार से वो विकास कर रही है, या अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, उसका विकास का कौन सा वहां पे मॉडल है और किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा है, ये सारा अध्ययन हम करते हैं आर्थिक विकास के सिद्धांत में। और आखिरी इसका पांचवी शाखा है वितरण का व्यापक विश्लेषण सिद्धांत, अर्थात वितरण उत्पादन के साधनों में जो उत्पादन का वितरण होता है, अगर वह एक फर्म की बात है तो वह तो व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में मजदूरी लगान ब्याज लाभ जो दिया जाता है उत्पादन के बदले उत्पादन के साधनों को, वह है। लेकिन जब हम बात करते हैं समष्टिगत अर्थशास्त्र में, तो पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर लाभ की स्थिति क्या है, या पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर ब्याज की स्थिति क्या है, यह और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और उसके अतिरिक्त वितरण का जो व्यापक विश्लेषण है, वो सारा वितरण का जो व्यापक विश्लेषण सिद्धांत है उसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र का ही हिस्सा है। अब कुल मिलाकर यहाँ पर हम देखें तो अर्थशास्त्र को जानने के, समझने के, पढ़ने के, अध्ययन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि एक एक इकाई करके पढ़िए, अर्थशास्त्र की छोटी छोटी इकाइयों जैसे उपभोक्ता, फर्म, उसके बाद आपके साधन, आर्थिक कल्याण, छोटी छोटी इकाइयों के बारे में आप अध्ययन करते जाइए और पूरे एक अर्थशास्त्र को जान लीजिए। एक तरीका है व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का। अच्छा, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है सन 1776 से ही एडम स्मिथ की उस प्रसिद्ध पुस्तक के साथ, जिसका नाम हम कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक और अर्थशास्त्र का जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ को ही माना जाता है, क्योंकि शुरू में व्यष्टि अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई और उसके बाद जब व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो सामान्य जो नियम थे वो भंग होने लगे, दिक्कतें शुरू हुई, तो जन्म हुआ समष्टि अर्थशास्त्र का। और यह लगभग शुरुआत होती है 1936 से कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक से, जिसका नाम है जनरल थ्योरी। और इसलिए जो समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है प्रोफेसर जेएम कीन्स को। तो और अभी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ने के जो अलग अलग तरीके जरूर हैं, लेकिन अगर हम यूं कहें कि छोटी छोटी इकाइयां करके पूरी अर्थव्यवस्था को पढ़ लो तो वो एक तरीका हो गया, और पूरी अर्थव्यवस्था को फिर धीरे धीरे छोटी इकाइयों में बांट के पढ़ लो वो एक तरीका है। तो कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे के क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और अर्थशास्त्र के जानने के दो तरीके हैं। बहुत बढ़िया है, हम दोनों तरीकों को अगर अच्छी तरह से जान लें तो पूरी अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के बारे में हमको बहुत अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी। चलिए, ये तो इनकी आपस में निर्भरता की मैंने बात कही, दोनों को समझने का हमने प्रयास किया। अब जान लेते हैं कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में मूलतः अंतर होते क्या क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच के कुछ अंतर। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की वो शाखा है जिसमें छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ये आर्थिक इकाइयां होती हैं, कोई फर्म है, परिवार है, कोई व्यक्ति उपभोक्ता है और कोई उत्पादक है। तो इस प्रकार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। और अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर अध्ययन करते हैं, यानी बड़े बड़े आर्थिक समूहों का अध्ययन करते हैं और सामान्य
जो औसत हैं स्तरों का अध्ययन करते हैं, तो वह अध्ययन जैसे राष्ट्रीय आय होगी, कुल विनियोग जिसे हम कुल निवेश भी कहते हैं, कुल बचत होगी, ये सब जो अध्ययन है ये कहलाएंगे समष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें मुख्य जो अध्ययन होता है, यानी इसका जो मुख्य सबसे पहलू है वो है कीमत का निर्धारण। किसी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होगी और किसी साधन की कीमत कैसे निर्धारित होगी, यह व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। अर्थात इसकी जो मुख्य समस्या है वह समस्या है इसकी कीमत निर्धारण की। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, यानी एक नाम इसका कीमत सिद्धांत भी है। इसी प्रकार से हम बात करें समष्टि अर्थशास्त्र की, तो इस समष्टि अर्थशास्त्र में जो मुख्यतः जो अध्ययन होता है वो सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन होता है, और इसकी प्रमुख जो समस्या है वो उत्पादन, आय और रोजगार से संबंधित होती है। तो इसलिए इसका जो दूसरा नाम है आय और रोजगार का सिद्धांत भी है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का नाम हो गया कीमत सिद्धांत और समष्टि अर्थशास्त्र का नाम हो गया आय और रोजगार का सिद्धांत, दूसरा नाम। उसके बाद जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वह चूंकि अर्थशास्त्रियों ने उस समय जो इसको सामान्य तरीके से जो इसकी बातचीत की, वो ये कहा कि पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था में रहता है, यानी इसकी जो अवधारणा है वो निर्भर है पूर्ण रोजगार पर, और जो समष्टि अर्थशास्त्र है वह संसाधनों के अपूर्ण रोजगार की अवधारणा पर आधारित है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह मान के चला जाता है कि साधन पूर्णतः रोजगार प्राप्त है, और समष्टि अर्थशास्त्र में कि साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। तो यह तो है ही। इसके साथ व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है चूंकि वह कुछ चीजों को स्थिर मानकर चलता है, तो उसमें अन्य बातें समान रहने पर कोई भी विश्लेषण किया जाता है तो उसमें कुछ चीजों को स्थिर मान लिया जाता है, यानी एक स्थैतिक अवधारणा है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और अन्य बातों के समान रहने पर तब उसके बाद आगे जो है और परिस्थितियों में या और चीजों को जानने की कोशिश की जाती है। उसी प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र में चाहे उत्पादन हो, चाहे रोजगार हो, आय हो, उनमें या और कीमतों में परिवर्तन के साथ अध्ययन किया जाता है। अर्थात जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें अन्य बातों के स्थिर रहने पर वाला जो आंशिक विश्लेषण है वो लागू नहीं होता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र आंशिक संतुलन की बात करता है, और समष्टि अर्थशास्त्र जो है सामान्य जो संतुलन विश्लेषण है उस पर अध्ययन करता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो जो आंशिक संतुलन विश्लेषण है, और समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य संतुलन विश्लेषण है। अब चूंकि कुछ बातों के स्थिर रहने पर यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, थोड़ा सरल है कि अगर जैसे यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे कि मांग का नियम ये कहता है कि अन्य बातें अगर स्थिर रहे तो वस्तु की अगर कीमत बढ़ जाएगी तो लोग उसको कम खरीदेंगे, और कीमत घटेगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। लेकिन और सब चीजों को हमने कह दिया कि अन्य बातें अगर स्थिर हैं, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का एक तरीका है। तो यहाँ पर यह थोड़ा सरल होता है, क्योंकि अन्य चीजें स्थिर मान ली तो एक चीज के परिवर्तन को एक दूसरी चीज के सापेक्ष मापना सरल हो जाता है, तो इसका अध्ययन अपेक्षाकृत सरल है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम यदि आय का निर्धारण कर रहे हैं, रोजगार का निर्धारण कर रहे हैं, और निवेश बचत के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो ये सभी चीजें सामान्यतः परिवर्तन के साथ हम इनको माप रहे हैं और उसकी अर्थव्यवस्था का इन पर और इनका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देख रहे हैं। तो यह अपेक्षाकृत जटिल प्रक्रिया है। यानी जो सामान्यतः अगर कहें व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन या समझना थोड़ा सरल है, और समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन थोड़ा कठिन है। अब इसके अलावा बात करें तो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र मूलतः अर्थशास्त्र के दो अध्ययन के तरीके हैं, और इन दोनों तरीकों को जो जानने की प्रक्रिया, पूरी जो समझने की प्रक्रिया है, उसको अगर हम इकट्ठा कर दिया जाए
तो ये पूरा अर्थशास्त्र को समझने का और एक अच्छा तरीका हो जाएगा। यानी 1936 से पहले तो जो अर्थशास्त्र की सारी चीजें हो रही थी या उसका जो अध्ययन जो हो रहा था या जो भी नियम बन रहे थे वो व्यष्टि अर्थशास्त्र पर ही आधारित थे, और 1936 के बाद ये तरीके बदल गए और आधुनिक जो आर्थिक दुनिया है उसमें समष्टि अर्थशास्त्र धीरे धीरे काफी व्यापक होता चला गया। तो आज भी हम अर्थशास्त्र को दो तरीकों से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, एक व्यष्टिगत तरीका और एक समष्टिगत तरीका। तो अर्थशास्त्र के ये दो तरीके थे, अर्थशास्त्र के अध्ययन की दो शाखाएं। उम्मीद करता हूं कि आपने इन दोनों शाखाओं के बारे में जाना होगा, और मैंने कोशिश की कि आपको उदाहरण के साथ समझाऊं। फिर भी अगर कहीं पर आपको लगे कि यहाँ पर ये समस्या हो रही थी तो मैं आपको इसके बारे में अधिक जानकारी तब दे पाऊंगा यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अच्छा लगे अगर वीडियो को देखना और उसमें आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर कर दें उन लोगों को भी, अपने साथियों को भी, जो कि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाओं को, अर्थशास्त्र को समझना चाहते हैं। और साथ में जहां पर भी कोई समस्या आपको लगे, किसी बिंदु को समझने में कठिनाई हो तो जरूर आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उससे आपको आने वाली सारी वीडियो मिलती जाएंगी। और साथ में और जो आर्थिक ज्ञान की वीडियो है, आप आर्थिक ज्ञान यूट्यूब पे जाके अगर सर्च करेंगे तो उसमें अर्थशास्त्र की जो मूल अवधारणाएं हैं वो आपको उनसे संबंधित वीडियो मिलती रहेंगी। तो एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।